लाहौर हाईकोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मफाहमत। अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का फैसला। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में कमी एक मस्बत पेशरफ्त। चीन के साथ आजादाना तिजारत का मुआहदा पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, पूछेंगे मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 14 माह गुजर चुके हैं। इस दौरान मईशत ही हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत कुछ संभल रही है। मुल्क की मुआशी अशारियों में बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक गैर यकीनी के बादल छट नहीं सके। हुकूमत को तजारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। चीन के साथ आजादाना तजारत का एक और मुआहदा हुआ है, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा होगा। इसकी अहमियत के बारे में चंद रोज मुशीर तजारत ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। I am now that the FTA will be effective 1st of December, मेरी मीटिंग्स होंगी बिजनेसमैन के साथ कि आप लोगों ने हमेशा शोर मचाते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। आपके लिए मैं इतना बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है to over 1 billion people। तो अभी now it's up to you, it is duty free। You can take everything in, practically everything, all our major exports, textiles, leather, surgery, engineering, chemicals। एक और बेहतरी पाकिस्तान की बरामदाद में इजाफा और दरामदाद में कमी है, जिससे तजारती खसारा कम हो रहा है। 5 साल के बाद बरामदाद में 4% इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता माह के तजारती अदाद शुमार पर एक निगाह डालिए। अक्टूबर 2019 के दौरान बरामदाद 2 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुल्की बरामदाद 1 अरब 89 करोड़ डॉलर थी। अक्टूबर 2019 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदाद 6% जायद रही। अक्टूबर में दरामदाद 3 अरब 98 करोड़ डॉलर रही। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दरामदाद 4 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। अक्टूबर 2019 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दरामदाद 17% कम रही। अक्टूबर 2019 में तजारती खसारा 32% कम होकर 1 अरब 97 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल तजारती खसारा 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी जानिब इस माह के आगाज में आलमी मुआशी रेटिंग के इदारे ने पाकिस्तान से जो रिपोर्ट जारी की पाकिस्तान के मुतालिक, इसके मुताबिक आलमी बैंक के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान में बेहतरी हुई है, उसकी तारीफ की गई है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हुकूमत को दरकार फाइनेंसिंग में भी कमी आई है। पाकिस्तान ने ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में 28 दर्जे बेहतरी दिखाई है। पाकिस्तान का शुमार सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाने वाले 10 ममालिक में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान फाइनेंसिंग की जरूरियात बरामदाद में इजाफे से कम कर सकता है। चंद बरस में पाकिस्तान को सालाना 8 से 9 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार होगी, लेकिन सब कुछ अभी तक बेहतर नहीं हो सका। हम ये नहीं कह सकते कि सब हालात ठीक हो गए हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी कीमत आवाम अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा है। मसलन जुलाई से अक्टूबर 2019 के दौरान मजमूई तौर पर कारों की फरोख्त में 44% कमी हुई। पाकिस्तान में 300 से जायद सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं। मुल्क में बेरोजगारी में 6.2% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की GDP कम होकर 3.3% रह गई है। अफराद ज़र की शरह 11.4% तक पहुंच चुकी है। सो एक रीकैप इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी किस वक्त कहां किधर खड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं मैन ऑफ द आवर आई से अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शुक्रिया आपका। हमने दोनों तरफ की स्टोरी दिखाई है। इट्स अ गुड थिंग कि हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आवाम है वो बेसब्री होती है। वो यही देखते हैं कि हम रोज जा रहे हैं, पिछले साल इतने में बजट बनता था, अब इतने साल, वहां तक तो ये रिलीफ अभी नहीं पहुंचेगा। ये कब तक पहुंचेगा? नहीं, असल में बात ये है कि एक इकॉनमी जब खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने में, दुरुस्त करने में वक्त तो लगेगा।
तो जब से हम लोग ने शुरू किए हैं, और मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्शन है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डायरेक्शन सही है कि नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, डायरेक्शन सही है। फिर दूसरा सवाल आता है कि किस तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रही है। वो तेज़ी है ना, वो अभी स्लो है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पिछले 4 महीने यकम जुलाई से एंड ऑफ अक्टूबर तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आराम से बढ़ रहे हैं। और ये मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि जहाँ तक डॉलर की वैल्यू में तकरीबन 4% इजाफा हुआ है, लेकिन हमने देखी क्वांटिटी, कितना माल हमने बनाया है, कितने माल हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, वो बहुत फ़र्क है। आप देखेंगे रेडीमेड गारमेंट्स में आप देखें 12% वैल्यू में, 19% क्वांटिटी में। तो लोग कहते हैं मुझे कि नहीं, आपने तो क्वांटिटी की बहुत बात करते हो, लेकिन हमें चाहिए डॉलर्स। मैं कहता हूँ कि सही बात है, हमें डॉलर्स चाहिए, लेकिन आपने देखे जब चाइना की क्या स्ट्रेटजी थी, जब 1970s, 80s, 90s में जब चाइना ने उठ रहा था, तो उनकी क्या पॉलिसी थी? उनकी पॉलिसी यही थी कि सस्ता भाव रखो और मार्केट शेयर कब्जा करो। और चाइनीज ने क्या सारी दुनिया में माल फैला दिया। पाकिस्तान की जो अभी हम लोगों ने पॉलिसी स्टार्ट करी वो यही है, और ये हो रहा है बेडवेयर में। आप ये देखेंगे राइस में 37% इजाफा हुआ है क्वांटिटी में। इसका मतलब हमारा पाकिस्तान का माल, टेक्सटाइल्स, लेदर, राइस, ये फैल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी है ना, इसको हमें फॉलो करना है। पहले मार्केट शेयर दुनिया की मंडी से बाहर निकल गए, ठीक, तो अभी हमें अंदर जाना है वापस। वी मस्ट गेट इन। तो ये जो हमारी पॉलिसी है ना इस वक्त कि हम लोग इजाफा करें। आप ये देखें क्वांटिटी में बेडवेयर 14% बढ़ गया। ठीक, पिछले साल से। मैं आती हूँ एक्सपोर्ट पे, बहुत सारे सवाल आते हैं आपके लिए, लेकिन आपने जो 2 बातें की, एक तो आपने कहा डायरेक्शन ठीक हो गई, जो कि आवाम यकीनन जानना चाहेंगे, लेकिन कब ठीक हुई? एक तासुर ये गया शुरू में पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, खुद ही उन्होंने चेंज कर दिया कि डायरेक्शन शुरू में शायद ठीक नहीं थी, या समझ नहीं आ रही थी, या तैयारी नहीं थी, और किस वक्त से आप समझते हैं कि डायरेक्शन ठीक हुई है? डायरेक्शन ठीक हुई जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई। मैं आपको बता दूं क्यों। आपने देखे कि ये 2 जब खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो हम लोग बिजनेसमैन इंक्लूडिंग मी, हम लोग सब गए खाकान अब्बासी साहब। आपको पता है मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। यस, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने बाहर से माल मंगाते थे जी, पाकिस्तान में नहीं बनाते थे। ओके, तो वो इसको रिवर्स करना था, और वो रिवर्स हो गया है। अभी हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि हर चीज इंपोर्ट करो, हमारी पॉलिसी है मेक इन पाकिस्तान। ओके, सर, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, वी सपोर्टेड आल्सो, लेकिन उसके लिए फिर अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। आप इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हम मदद कर रहे हैं लोगों की? मसलन बिजली का मसला, मसलन यहां से भी हूं और बाहर से भी हूं। 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये है कि हमें पाकिस्तान के जो इंपोर्टर्स है ना, ट्रेडर्स, हमारी पॉलिसी अभी शिफ्ट हो गई है कि ट्रेडर्स को बेनिफिट नहीं देना, हमें बेनिफिट देना है इंडस्ट्री को। ठीक, ओके, तो ट्रेडर्स को नहीं देना, इंडस्ट्री को देना, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देना। आपने देखे कि जिस साल हम लोग आए, हमारे
किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? मैं समझता हूं कि 12 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 12 बिलियन 15 बिलियन, तो इसका मतलब ये इंप्रूवमेंट है ना। इसका मतलब समथिंग मस्ट बी गोइंग राइट, कि इंप्रूवमेंट तो हुआ है। तो इस तरह से इंपोर्ट्स कम करो, माल यहाँ बनाओ और फिर इस माल को एक्सपोर्ट करो। लेकिन इसकी एक प्राइस है। ये जब वाइल वी आर डूइंग इट वी आर ब्लीडिंग, वो कब तक रहेगा? क्योंकि उसी का असर आ रहा है। ब्लीडिंग नहीं, ये नहीं है कि देखो, एक और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इंडिकेशन हुआ। ज़ाहिर है हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा, हमें पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हमें जाना पड़ा और चले गए IMF को। और IMF प्रोग्राम के तहत हमारा जो क्वार्टरली रिव्यू, तो अभी IMF की टीम आई थी, तो IMF की टीम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, जो पैरामीटर्स है, पाकिस्तान बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पहले सही डायरेक्शन नहीं थी, अभी डायरेक्शन सही है। बट सर, IMF ही का तो मसला ये भी है, हम अच्छी तरीके से ये तासुर है कि जब तक हम IMF में हैं, हम ना आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, ना हमारे पास ज्यादा ग्राउंड है टू प्ले विद और टू मेक डिफरेंस। सो IMF तो खुश हो जाएगा, लेकिन हम, आपका कंसर्न या एक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कंसर्न तो उसके अवाम है, जिनसे आपने ये भी वादा किया था कि हमने IMF में नहीं जाना, बट मजबूरी में गए हैं। मगर अब उस कब तक उसकी प्राइस देंगे? IMF से निकल आएंगे? क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा जो वादा किया था? जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं अभी, IMF का प्रोग्राम इंशाल्लाह, जिस तरह से हम लोगों ने प्लान किया है, एक प्रोग्राम मुकम्मल कर देंगे। और जो इस वक्त, जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में इस वक्त, वो महंगाई है। जो अवाम के लोगों, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है, महंगाई हो रही है। और अपने देखें कि किस तरह से, और अभी वज़ीर आज़म साहब ने कितने मीटिंग्स किए कि किस तरह से हमें प्रोटेक्शन दे हमारे गरीब अवाम को, तो ये कोशिश कर रहे हैं। और अभी IMF ने और हमारे स्टेट बैंक ने, दोनों ने कहा है कि अभी लगता ये है कि इन्फ्लेशन का जो रफ्तार है ना, वो अभी आस्ते आस्ते इन्फ्लेशन कम होगा। मुझे उम्मीद है आस्ते आस्ते होगा। तो बिकॉज इन्फ्लेशन कॉमन मैन को हर्ट करती है हमेशा। एक्सपोर्टर्स इस वक्त डेफिनेटली वो कमाते हैं, उन्होंने डिवैल्यूएशन का फायदा उठाया है, एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में वो है, और इंशाल्लाह वो भी मुझे लगता है कि आइंदा महीनों में ये भी कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, अच्छी खबर आपने दी है कि आइंदा महीनों में कंट्रोल हो जाएगी। आइंदा महीने कितने हो सकते हैं, दैट इज डिबेटेबल। बिल्कुल, दैट इज डिबेटेबल। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back. हमारे साथ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं। सो नाउ ऑन पाक चाइना, जो उनके माबेन आज़ाद तिजारत का दूसरा मुआहदा 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के माबेन क्या, पाकिस्तान का शेयर क्या होगा उसमें? पाकिस्तान के ये जो FTA हुआ है, और उसके साथ जिस तरह से मैं पहले भी बताया था, दरवाज़ा खुल गया है। हमें एक्सपोर्ट्स, हमें उस पोजीशन में आ गए हैं जो आसियान कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, वो लोग हमेशा कई सालों से एक्सपोर्ट कर रहे थे ड्यूटी फ्री। अभी हम लोग को भी वही बेनिफिट मिल गई है। तो अभी हमारे एक्सपोर्टर्स ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए ड्यूटी ज़्यादा है गोइंग इनटू चाइना, और मलेशिया और वियतनाम से या ड्यूटी कम है, बिल्कुल बराबर हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ
कि हमारे लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। तो पिछले 3 रोज़ पहले मैं लाहौर में था, वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ तकरीबन 30-35 चाइनीज़, कोरियंस, ताइवानीज़, टर्किश वो सब यहाँ आए थे। ठीक। सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। और उन्होंने सब कहा कि यस नाउ वी सी कि पाकिस्तान इज़ रेडी, पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुल गया है, पाकिस्तान इज़ कम्पेटिटिव। जो डिवैल्यूशन के बाद पाकिस्तान इज बिकम कम्पेटिटिव। एक और चीज़ आप देखो, आप किसी भी टेक्सटाइल मिल्स के बैलेंस शीट देखो, इनकम स्टेटमेंट देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बाकी चीज़ है बट मैं सिर्फ टेक्सटाइल की भी बात करूँगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर प्रॉफिटेबल और नॉट जस्ट प्रॉफिटेबल, वेरी प्रॉफिटेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन, मार्केटिंग को खुल गई है। और हम लोगों ने चाइना में, इंडोनेशिया में सारे हमारे मार्केट एक्सेस मिल गई है। मुझे इस वक्त मुझे ये इसके ऊपर तवज्जो देना है कि हमें यूरोप में GSP प्लस मिल गया था पहले, वो अभी रिव्यू के लिए आने वाला है अगले साल। कितने चांसेस हैं? कितने चांसेस? इंशाल्लाह, ओह यस, कि हमें इंशाल्लाह GSP प्लस कंटिन्यू करेगा। While we are in grey list of FATF, ये हो सकता है साथ? जी, ये दोनों हो सकते हैं साथ, आपस में इनका टकराव नहीं है? नो नहीं है। ओके, सो एक और जो इत्तला शुरू में आई कि हम चाइना के साथ बिजनेस उनकी करेंसी में करेंगे, डॉलर में नहीं होगा, ये इज इट पॉसिबल या ये बहुत ज्यादा हाई? ये हम लोग ने टेक अप किया है विद स्टेट बैंक, और इंशाल्लाह स्टेट बैंक देख रही है कि कोई इस तरह से एक स्कीम भी बना ले कि हम लोगों ने चाइनीज करेंसी में ट्रेड करें। हमारे लिए तो ऑब्वियसली बेहतर है कि हम लोग डॉलर्स में करें, लेकिन ये एक और दरवाज़ा खुल सकता है और अल्लाह करे ये खुल जाए, कोई सी बात नहीं। So that's a possibility. हाँ, बिल्कुल। एक जो परसेप्शन बना अब्दुल रज़ाक दाद साहब, वो ये कि आपकी गवर्नमेंट जब आई तो CPEC पे काम स्लो डाउन हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर को यकीन दहानी भी करानी पड़ी। ये क्या वजह थी? वाकई स्लो डाउन हुआ था? अभी कहाँ पर है? बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हुआ था। But the perception was there. हाँ, परसेप्शन ये है, और मैं बताऊं क्यों परसेप्शन ये। परसेप्शन ये था कि CPEC जो पिछले गवर्नमेंट के उन्होंने अच्छा काम किया कि हमारे लिए तवज्जो दिए पावर के ऊपर, और कई पावर प्लांट्स CPEC के जरिए हो गए। अभी इस वक्त बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये उसका क्रेडिट भी पिछली गवर्नमेंट। यस ऑफ कोर्स, यू डू दैट, ओके, राइट। जो सही है वो सही है। उन्होंने शुरू किया, we've managed it, I think we've managed it better. लेकिन फिर जब ये पावर प्लांट्स लग गए तो अभी इसको डायरेक्शन, CPEC के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा। कौन सी डायरेक्शन गए? हमें 2 तरफ गए। जहां तक प्रोजेक्ट्स है हम लोग तो जो दे रहे हैं रेलवेज के ऊपर, अपग्रेडेशन ऑफ द रेलवेज, सिग्नलिंग सिस्टम, हमारी लाइन्स, रेलवे लाइन सब इम्प्रूव करना है। और इसके साथ साथ वो तो प्रोजेक्ट है, ठीक, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। तो इसका मतलब जो पहले CPEC सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की तरफ तो जो थी, अभी प्रोजेक्ट्स प्लस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। मगर क्या क्योंकि अगर आप आम बंदे से पूछे, हमने भी कई दफा वो लेके गए वहां पर ट्रेनिंग कराने के लिए, और हर दफा एक ही मसले की बात वो करते हैं कि हमने इसको सिर्फ ट्रांजिट नहीं यूज होने देना, हमने विजन बढ़ाना है। विजन सिर्फ यही तो नहीं कि हमने उसके साथ साथ बस दुकानें खोल लेनी है, एज यू सेड इट हैज टू बी थॉट थ्रू इंडस्ट्री इन्वेजन। लेकिन उसमें चाइना तो बड़ा क्लियर है उसने क्या करना है। पाकिस्तान में अभी तक ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? कहाँ से आएगी? नहीं, पाकिस्तान में क्लैरिटी बिल्कुल आ गई है। हमें, मैं देखूं, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर में हमें क्या सपोर्ट चाहिए? हमें सपोर्ट चाहिए ऑन फार्मिंग मेथडोलॉजी, हमें सपोर्ट चाहिए इन सीड डेवलपमेंट, बिकॉज हम लोग पीछे रह गए। हमारे पाकिस्तान का जो सीड है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। पाकिस्तान ने चाइना से नॉन बासमती राइस का सीड यहाँ लेके आया। ठीक है। और वो काम सबसे ज्यादा कामयाब काम हुआ सिंध में। सिंध के फार्मर्स ने उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, दे मेकिंग मोर मनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और वो जो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है नॉन बासमती, वो यार ऑपोजिट टू दैट पंजाब में परेशान है। नहीं, वहाँ पे बहुत कम क्रॉप हुई इस दफा। नहीं क्रॉप तो वो ठीक है, वो डिपेंड ऑन द वेदर। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त ये जो नॉन बासमती राइस है ना, उसका इजाफा क्वांटिटी वाइज और वैल्यू वाइज तकरीबन 40%। ये तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फार्मर्स के हाथ में पैसे आ रहे हैं। ठीक, तो इट्स अ गुड साइन। बट देन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि माय क्वेश्चन वाज स्पेसिफिक ऑन सीपैक। जब तक सीपैक अथॉरिटी फाल नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ने सीपैक के लिए एक अथॉरिटी अभी बना रहे हैं, और ये सीपैक की अथॉरिटी देखेगी कि अंडर सीपैक इंडस्ट्रियल इंसेंटिव सही है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सीड। मैं आपको एक और मसला बता दूं। अभी मैं गया था चाइना पिछले हफ्ते, तो जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल था, मैंने चाइनीज़ ने पूछा कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए। मैं बोला मुझे एक और सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाइना में नहीं जा सकते इतना आसानी से, बिकॉज वहाँ क्वारंटीन के इश्यूज है। तो मैंने चाइनीज़ को कहा कि प्लीज़ आप लोग, आपके रिसर्चर्स, आपको बंदे को यहाँ भेजो, हमारे लोगों को ट्रेन कर दो, और वो आएंगे, ट्रेनिंग हो जाएगी, और फिर इंशाल्लाह ये जो FTA जो हो गया, हर चीज़ ड्यूटी फ्री जा सकती है, तो हमारा इंशाल्लाह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो जाएंगे। राइट, सो यूर सेइंग, अब आ जाते हैं जो आपने तजारती खसारे का भी जिक्र किया। बतौर मशीर तिजारत, पाकिस्तान का तजारती खसारा कम करने में आपको क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन साथ एक इल्ज़ाम भी लगता है, वो ये कि पाकिस्तान में चूंकि चीन इक़्तिसादी राहदारी पर काम की रफ्तार स्लो हुई, तो उसके लिए मशीनरी की दरामद की जरूरत ना पड़ने की वजह से उसका इम्पैक्ट आया तजारती खसारे में। इज दैट करेक्ट? नो, आई डोंट थिंक सो। मैं इतना वो नहीं है। आई डोंट फील दैट एट ऑल। Many factors come into play, और ये तो एक फैक्टर जो आपने भी बताया। But it is a factor. It's one factor, but yes, not one factor. नहीं, I'm not worried about that. Okay, so शब्बीर ज़ैदी साहब के पास आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि गैर मुल्की मशीनरी की दरामद रुकने से जहाँ पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो रहा है, वहीं FBR का रेवेन्यू भी कम हो रहा है। इस वजह से वो अपनी ज़ाहिर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इस साल 5500 अरब का टैक्स वसूली का हदफ तय करने में मुश्किलात का सामना होगा। सो जहाँ पे एक अच्छी बात है कि खसारा कम हो रहा है, इसका इम्पैक्ट है टैक्सेशन से? नहीं, बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोग ने शिकायतें करते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो कम हो गया है, इंपोर्ट कम होने से रेवेन्यू कम हो गई है। लेकिन अपने देखे, लेट्स मेक एन एनालिसिस कि कहाँ इंपोर्ट कम हुआ है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने फर्नेस ऑयल मंगाने बंद कर दिए। ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ? फर्नेस ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते थे, और फर्नेस ऑयल के ज़रिए हम लोगों ने पावर प्लांट्स चलाते थे, वो पावर प्लांट्स को बंद कर दिए। तो ना फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। हाँ, लोग ज़रूर ये कंप्लेन करते हैं, और मैं समझता हूँ वो एक साइकिल है और वो ठीक हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि हमारी मशीनरी वो कम इंपोर्ट हो गई है। अपने सारा देखें
कि मशीनरी की इंपोर्ट कम हुआ है, सही है, लेकिन आप डिटेल में जाएंगे तो आपने पावर प्लांट्स का निकाल दो, इंडस्ट्रियल मशीनरी को देखो, इंडस्ट्रियल मशीनरी में इजाफा हुआ है। इसका मतलब हमारी इंडस्ट्री है ना, वो चल पड़ी है। मैं अभी आपको बताया कि हमारा एक्सपोर्ट्स क्वांटिटी वाइज बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट, मशीनरी का इंपोर्ट तो होगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल एक चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ गई है, दे डूइंग द ग्राउंड ब्रेकिंग। वो कंपनी है डबल स्टार टू मैन्युफैक्चर कार्स के टायर्स। ठीक। और मंडे में लाहौर में एक और विटनेस करूंगा, एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, सर्विस ग्रुप और एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च, उनका एक जॉइंट वेंचर हो रहा है और दोनों मिलाकर 700-800 मिलियन डॉलर्स का इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगा। सो इस साल एक्सपोर्ट का फिगर क्या होगा, एस्टिमेट आपके? मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है कि ये इंशाल्लाह जो हमारा रिकॉर्ड था ना 25 बिलियन डॉलर, उसको ब्रेक करना है। पर ये तो मेरा लेकिन एक एस्टिमेट यही 25 बिलियन से ऊपर जाएंगे। 25 बिलियन से ऊपर जाएगा। यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है। ओके, कमिंग बैक टू सीपैक ग्वादर, कब से हम कहते ग्वादर एक गोल्ड माइन है, हम उससे बहुत आगे जा सकते हैं। अपना अगर हम पूरा रकबा भी देखें कोस्टल लाइन का, वो इन कंपैरिजन हमारे पास तो बहुत 7-8 पोर्ट्स होनी चाहिए थी। ये तीसरी है जिसके ऊपर हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही या काम बड़ा स्लो हो रहा है। कब हम ग्वादर को इस्तेमाल कर सकेंगे जो हम बार बार ख्वाब दिखाते हैं? ग्वादर में डेफिनेटली शुरू में जब हम आए मसले थे, हम लोग जब चाइना गए वज़ीर आज़म के साथ, वो सारे मसले दुरुस्त हो गए हैं। दुरुस्त हो गए। इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान में इस वक्त कराची पोर्ट, बिन कासिम और ग्वादर, ये पोर्ट्स आराम से डेवलप होते जाए तो हमें हमें इंशाल्लाह इंपोर्ट फैसिलिटीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ग्वादर डेवलप होगा और आस्ते आस्ते पॉलिसी ये है कि माल है ना हमारे इंपोर्ट बिन कासिम से हम लोग ट्रांसफ़र कर दें या ग्वादर को, तो आस्ते आस्ते ग्वादर भी शुरू कर दें। ग्वादर इज़ एन एक्सलेंट पोर्ट। या बट आपको चाहिए, हमें लोग भी तो चाहिए वहाँ पर। इट्स काइंड आइसोलेटेड। आपके वहाँ पे जो लोगों को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वो है भी, दिए भी हैं। इंसेंटिव्स है जो खास तौर पर ग्वादर का जो फ्री जोन है वहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है और होना भी ये चाहिए, कोई सी बात नहीं। और लोग जाएंगे वहाँ, मुझे वरी नहीं है। कितने साल और लगेंगे? और कितने साल में आप? नहीं, वो डेवलपमेंट तो शुरू होगा ना। हमें क्या करना है, पोर्ट को डेवलप करना है, देन दी एक्सपोर्ट जोन, इंडस्ट्रियल जोन को भी वहाँ डेवलप करना है। वहाँ तो स्पेस तो बेहद है। फिर लोगों के लिए अभी हाउसिंग स्टेट भी बन रहे हैं, तो ग्वादर ठीक होगा। ग्वादर हमारे लिए अच्छा है और ग्वादर आइंदा चंद 3-5 साल में बड़ी अच्छी तरह से इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। लेकिन बहुत अहम खबर हमें दी है रज़ाक दाऊद साहब ने। वो कह रहे हैं कि सीपैक के हवाले से परसेप्शन ही है, लेकिन कोई मामला कहीं भी स्लो डाउन नहीं हुआ है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। रज़ाक दाऊद साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल है हम भी देख रहे हैं, मसलन हमारे इस प्लाजा में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जो बंद हो रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिजनेस बंद होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेस है खास तौर पे। ये कैसे रिवर्स होगा, क्या वजह है उसकी? क्यों लोग समझ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, हमारी मीडिया में बढ़ी, दीगर शोबों में बढ़ी, ये जो एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आया स्मॉल बिजनेस, ये क्या वजह थी और कैसे? स्मॉल बिजनेस में मैं
मैं समझता हूँ कि स्मॉल बिजनेस जो पहले बंद हो रहे थे ना, वो अभी वो पोजीशन नहीं है. आस्ते आस्ते वी नाउ सीइंग कि बिजनेस वो स्लोली पिकअप. और हमें एक और चीज़ें मेरे जहन में है कि किस तरह से मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है. एक और चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ख़ास तौर पर एसएमईज़ के लिए जो ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है ना, ड्यूटी स्ट्रक्चर मैं समझता हूँ सही नहीं है. काफ़ी चंद चीज़ें हम लोगों ने ये पिछले बजट में किए और ज़्यादा अगले बजट में करेंगे, ख़ास तौर पर एसएमईज़ के लिए. एसएमईज़ ये जो डीटीआरई रूल्स है और बाकी रूल्स हैं वो बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो एसएमईज़ है ना उनके लिए ये ठीक नहीं है. तो अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि इसको किस तरह से ये जो छोटे लोग हैं ना उनके लिए, वो उनके पास ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको ये उनके लिए आसानी पैदा करनी है. और ये जो टैरिफ में जो चेंजेस करेंगे ना, कि हमारे पिछले बजट में तकरीबन 1600 टैरिफ लाइंस को हम लोगों ने ड्यूटी 0 तक लेके आया. इसका मतलब ये लोग को बेनिफिट होगी. और इम्प्रूवमेंट हम लोग करना है, टैरिफ्स को रैशनलाइज करना है. तो ये किसके लिए बेनिफिट होगा? खास तौर पर छोटे लोगों को, स्मॉल बिजनेसेस के लिए. लेकिन अगर लेट्स से कोई यंग एंटरप्रेन्योर हो या कोई सोच रहा हो कि लेट्स गो टू, आप बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं, हमें रोज लेटर्स आते हैं, आपको भी आते होंगे, एंड आप चाहते भी हैं कि बिजनेस, उन्हें क्या आप एडवाइस करेंगे? कौन सा सेक्टर? बिल्कुल जो सबसे आसान चीज़ है कि अभी कैबिनेट ने ई कॉमर्स की पॉलिसी अप्रूव कर दी है. तो जो लोग ई कॉमर्स के ज़रिए बिजनेस करना चाहते हैं, आईटी का बिजनेस, लेकिन ई कॉमर्स के ज़रिए माल बेचना, माल खरीदना, और स्टेट बैंक ने भी इसके ऊपर तवज्जो दे रही कि उनके पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट थ्रू पेपैल एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए कर सके. तो जो छोटे लोग हैं ना, जो ई कॉमर्स में आने के लिए तैयार है, उनके लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेनिफिट अभी शुरू हो गए. और जो इन लोगों से मेरी मुलाकात होती है ना, दे आर एक्साइटेड कि ई कॉमर्स की पॉलिसी बन गई, नाउ वी विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. और इंशाल्लाह ये जो छोटे लोग हैं ना, कई तो घरों में काम करेंगे, स्मॉल ऑफिस बना के 4 एम्प्लॉय करे, किसी ने $50,000 का एक्सपोर्ट कर दिया, किसी ने 30,000 का कर दिया. इस किस्म के लोग हज़ारों में आ जाएंगे ना मैदान में. पेमेंट आसान हो जाएगा, माल पेमेंट कमिंग इनटू द कंट्री, पेमेंट गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होंगे. राइट. तो आपने एडवाइस भी दे दी. अब कुछ, क्योंकि हमने बात कर ली इकॉनमी के ऊपर, मुल्की मामलात पे, समथिंग अबाउट यू, व्हेन यू टुक अप दिस पोजीशन, तो बहुत सारे सवाल आए होंगे. आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन उठा दिए. व्हाट वाज योर विजन, व्हाट वाज प्राइम मिनिस्टर्स विजन, और क्या आपको लग रहा है कि किधर आपका जो पर्सनल विजन था वहां जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू? अबाउट मी पर्सनली, मैं तो